नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं महावीर सिंह एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉयर कॉलेज चूरू आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि डिमांड एंड रिकवरी अंडर जीएसटी सीजीएसटी के दो पार्ट अपने को करने हैं। पिछले पार्ट में मैंने आपको डिमांड संबंधी बात यानी कर की मांग के बारे में आपको बताया था। आज हम कर की वसूली के बारे में देखेंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जब 76 सेक्शन 76 के अंतर्गत जब कोई कर के लिए कोई आदेश जारी कर दिया जाता है तो एक तरह से वो कर की वसूली का नोटिस की तरह ही होता है। इस प्रकार के आदेश के जारी होने की ये सेक्शन 78 करती है कि इस प्रकार का कोई भी आदेश हो जो कि कर जमा कराने के लिए जारी किया गया है, कर या अर्थदंड या अन्य कोई भी राशि जो ब्याज सहित कुछ भी हो, तो इस प्रकार का जारी आदेश के 3 महीने के भीतर यदि देय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो फिर उसकी वसूली की कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाती है। और चूंकि इस प्रकार का करदाता जो है वो एक डिफॉल्टर व्यक्ति कहलाता है, एक दोषी व्यक्ति कहलाता है और इसके लिए जो है वो वसूली कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। और ये वसूली की कार्रवाई धारा 79 के अंतर्गत जो है वो उपयुक्त अधिकारी है वो ये कार्रवाई करता है। और इसमें कई तरीके होते हैं वसूली करने के, जिनमें से कुछ तरीके इस प्रकार से जो हैं वो आपको मेंशन किए गए हैं। ये वसूली के तरीके जो हैं वो बताए गए हैं। तो उनमें जैसे पहला तरीका है कटौती द्वारा वसूली यानी रिकवरी बाय डिडक्शन। ये रिकवरी द्वारा ये जो है वो ये कहती है इस तरीके से कि जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, उसके द्वारा उस दोषी व्यक्ति या डिफॉल्टर व्यक्ति को कोई पैसा दे होता है और वह जो अन्य व्यक्ति है वो उस उपयुक्त अधिकारी के नियंत्रण में है, तो वह उपयुक्त अधिकारी के चूंकि वो नियंत्रण में है इसलिए उपयुक्त अधिकारी है वो स्वयं उससे कटौती कर सकता है तृतीय व्यक्ति से उसको राशि देने से पूर्व, या फिर वो एक जीएसटी डीआरसी 09 में धारा 7191A के प्रावधान के अनुसार उसको एक निर्दिष्ट अधिकारी को ऐसी कटौती करने के लिए कह सकता है। यानी या तो वो स्वयं कटौती कर ले और अगर वो स्वयं नहीं कर पाता है तो वो किसी निर्दिष्ट अधिकारी को इस फॉर्म में वो कहेगा। ऐसा निर्दिष्ट अधिकारी कौन हो सकता है? वो जिला का कलेक्टर हो सकता है या वो और अन्य कोई प्राधिकृत अधिकारी हो सकता है, वो किसी स्थानीय सत्ता का अधिकारी भी हो सकता है, वो किसी सरकारी कंपनी अगर है तो उसका अधिकारी भी वो हो सकता है सरकारी कंपनी का अधिकारी भी वो हो सकता है, जिसको ये कहे जाएगा कि भी जो संबंधित होगा, जिस उस एरिया से संबंधित होगा उसको वो जो है वो ये आदेश ये एक तरह से ये सूचना उसको कहेगा कि वो कटौती करने के लिए। ये रूल 143 के अंतर्गत है। दूसरा है रिकवरी बाय सेल ऑफ गुड्स। रिकवरी बाय सेल ऑफ गुड्स ये क्या चीज़ होती है कि उपयुक्त अधिकारी या अन्य किसी विशिष्ट अधिकारी ऐसे दोषी व्यक्ति के माल को जो उपयुक्त विशिष्ट अधिकारी के नियंत्रण में है वो रोककर और बेचकर उस व्यक्ति द्वारा देय राशि की वसूली कर सकता है। ये नियम 144 कहता है। यानी अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास कोई माल पड़ा हुआ है यानी गुड्स हैं, तो ये पावर उस उपयुक्त अधिकारी को या उसके विशिष्ट अधिकारी को है और वो उसके नियंत्रण में अगर उसके है वो तो इस तरीके के माल को वो नियंत्रण में लेकर फिर उसको बेच करके वसूल कर सकता है। तो ये जो वसूली की कार्रवाई है एक्चुअल में ये नीलामी की कार्रवाई ही है एक तरह से, लेकिन ये नीलामी की कार्रवाई गुड्स की है।
विशेष तौर से एक व्यापारी के बारे में कह सकते हैं जिसमें वो ट्रेड करता है, वो उसका गुड्स या स्टॉक होता है, और ऐसे स्टॉक की वो नीलामी वो अधिकारी या विशिष्ट अधिकारी कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये रूल 144 के अंतर्गत ये एक तरह से नीलामी की कार्रवाई हुई उसके स्टॉक की, और ये नीलामी की जो कार्रवाई की जाती है वो इस नीलामी की कार्रवाई से संबंधित जो प्रावधान हैं वो इस प्रकार से हमें बताए गए हैं। ये एक्चुअल में ये ऐसे प्रावधान हैं जो किसी भी नीलामी प्रक्रिया के अंतर्गत आमतौर पर होते हैं, तो उसके अंदर अपन उनको मुख्य मुख्य बातें हैं उनको अपने को ध्यान करनी है। यदि कोई दोषी व्यक्ति से धारा 79(1) के अंतर्गत जो है प्रावधानों के अनुसार कोई रकम ऐसे व्यक्ति के माल की बिक्री से वसूल करनी है, तो उपयुक्त अधिकारी क्या करेगा, माल के बाजार मूल्य का अनुमान लगाएगा, एक लिस्ट बनाएगा उस सामान की, फिर बाजार मूल्य का अनुमान लगा करके और अपने प्रशासनिक व्यय सहित उसकी जो है वसूली की प्रक्रिया है वो अपनाएगा और फिर देय रकम की वसूली करेगा। यानी वो प्रशासनिक व्यय सहित अपनी देय रकम की वसूली करेगा। ये तो हमारी इसके अंतर्गत नीलामी प्रक्रिया के लिए पहली बात हुई। तो निश्चित रूप से भाई सामान जिसको कब्जे में लिया उसकी लिस्ट बनाएगा और बाजार मूल्य का अनुमान लगाएगा और फिर प्रशासनिक व्यय सहित उसकी रकम की वसूली करेगा। ऐसा माल नीलामी की प्रक्रिया से बेचा जाएगा जिसमें नीलामी भी शामिल होती है, जिसके लिए फॉर्म जीएसटी डीआरसी जो है वो 10 में एक जो है वो सूचना जारी की जाएगी। और ये जो सूचना जारी की जाएगी, इस सूचना को हम एक तरह से हम क्या कह सकते हैं कि उस सूचना के अंदर बेचे जाने वाले माल और बिक्री का पूरा विवरण और उसका उद्देश्य क्या है ये भी स्पष्ट रूप से बताया जाएगा। तो ये बात हुई पहली जिसमें ई नीलामी भी शामिल है और ये नीलामी की प्रक्रिया है, मतलब एक तरह से नीलामी की सूचना है और ये सूचना डीआरसी 10 में दी जाएगी और इसमें पूरा विवरण होगा। उपयुक्त सूचना के 15 दिन के बाद की तिथि बोली निवेदन प्रस्तुति या नीलामी की तिथि होगी, किंतु नाशवान माल के लिए ये तिथि 15 दिन से पहले की भी हो सकती है। इस प्रकार की जो नीलामी की सूचना दी गई है उसकी एक्चुअल में जो नीलामी की प्रक्रिया है यानी नीलामी का जो डेट है वो इस प्रकार की जो सूचना दी गई इस सूचना के 15 दिन बाद की होगी। क्लियर बात। लेकिन अगर मान लीजिए नाशवान प्रकृति का माल है या ऐसा माल भी है जिसको यदि ज़्यादा दिन रोका गया तो उस पर जो होने वाला खर्चा है वो उसकी जो रिटर्न से यानी जो बेचने से जो वसूल लगा उससे ज़्यादा खर्चा हो जाए उसके ऊपर, तो ये उस अधिकारी के विवेक पर निर्भर करेगा। तो वो उचित समझेगा तो वो 15 दिन से पहले भी कर सकता है। अगर इस प्रकार के नेचर का माल है तो उचित अधिकारी बोली लगाने के लिए बोली वाली जो राशि जमा की शर्त लगा सकता है और असफल बोली लगाने वालों को ये राशि लौटा दी जाती है और सफल बोली वालों को शेष राशि जमा कराने के लिए बोली राशि जब्त कर सकते हैं न कराने पर। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया होती है कि जब किसी को बोली लगाई जाती है तो वो पहले बोली के लिए एडवांस पेमेंट ले लेता है कि भाई ये बोली लगाने के लिए आपको इतनी राशि है वो जमा करानी पड़ेगी। तो ये जो डिपॉजिट की जाती है ये राशि अगर कोई असफल बोली वाला होता है यानी बोली उसके पक्ष में नहीं छूटती है तो उसको वापस लौटा दी जाती है, और सफल बोली वाला कोई होता है तो उसके जो बाकी बची जो राशि होती है वो कम करने के बाद में उस बोली की जो अमाउंट है वो उसमें से जो उसने जमा करा दी वो कम कर दी जाती है, बाकी राशि ले ली जाती है। और यदि मान लीजिए शेष राशि वो जमा नहीं कराता है तो बोली के लिए जो जमा कराई गई राशि है वो भी उसकी जब्त कर ली जाती है। इसी प्रकार से यदि दोषी करदाता उपयुक्त सेकंड में जारी नीलामी की सूचना से पहले ही वसूली प्रक्रिया पर हुए व्यय सहित देय राशि का भुगतान कर देता है तो उपयुक्त अधिकारी उसके माल को छोड़ देगा और नीलामी की प्रक्रिया को निरस्त कर देगा। ये भी बिल्कुल सिंपल बात है। अभी अपन ने जैसे देखा था कि डीआरसी 10 के अंतर्गत उसको एक नोटिस जारी किया जाता है, तो ये नोटिस जारी करने से पहले ही तो ये तो एक सिंपल बात ये हुई कि आदेश जारी करने के 3 महीने के भीतर ही मान लीजिए उसने जो है उसके विवेक में आ गई, उसके अकल में आ गया, या नोटिस जारी करने से तुरंत पहले ही जाकर के उसने जमा करा दिया अपना पैसा, तो फिर उसको माल का क्या करना है, उपयुक्त अधिकारी उस माल के जो कब्जे में लिया उसको छोड़ देगा और उसकी जो नीलामी की प्रक्रिया उसको निरस्त कर देगा। यदि कोई बोली नहीं लगाता है या भागीदार कम होने के कारण अथवा नीची बोली के कारण नीलामी को गैर प्रतियोगी समझा जाता है तो उपयुक्त अधिकारी नीलामी को रद्द करके पुनः नीलामी की कार्रवाई कर देगा। तो ये भी एक नीलामी की प्रक्रिया होती है।
कई बार क्या होता है कि कम लोग बोली लगाने के लिए आते हैं, या जो बोली लगाई जाती है वो एक बहुत ही कम बोली लगाई जाती है, अत्यंत कम बोली लगाई जाती है। तो चूंकि वो प्रतियोगी बोली नहीं होती है, प्रतिस्पर्धी बोली नहीं मानी जाती है, तो उपयुक्त अधिकारी उस बोली की प्रक्रिया को निरस्त कर देगा और नए सिरे से बोली लगाने के लिए प्रक्रिया शुरू करेगा। तो ये कुछ ऐसे बिंदु थे जो कि आमतौर पर किसी भी नीलामी के बारे में अपनाए जाते हैं। और चूंकि इसमें टैक्स से संबंधित प्रक्रिया है, तो उपयुक्त अधिकारी वो टैक्स के हिसाब से अपने फैसले लेता है। यदि अब तीसरी बात, इसमें तीसरा तरीका होता है। पहला तरीका अपना देखा कि भाई कोई तृतीय व्यक्ति, जो अन्य व्यक्ति, तृतीय नहीं, कोई अन्य व्यक्ति के द्वारा कोई रकम उस दोषी व्यक्ति को दे है और ऐसा अन्य व्यक्ति उसके नियंत्रण में है, तो उसकी वसूली करने के लिए वो कहेगा। दूसरी अपन देखा कि जो है वो ऐसा दोषी व्यक्ति के पास कोई गुड्स है, स्टॉक है, जिसमें वो व्यवहार करता है, उससे उसको बेच करके यानी नीलाम करके वसूल करता है। तीसरा है रिकवरी फ्रॉम थर्ड पर्सन। तृतीय व्यक्ति से वसूली का मतलब यहां पर यह होता है कि यदि उपयुक्त अधिकारी धारा 79(1)(c) में वर्णित तृतीय व्यक्ति को जो है ये नियम 145 के अंतर्गत है, तो फॉर्म जीएसटी डीआरसी 13 में एक नोटिस जारी करता है। नोटिस जारी करके उस दोषी व्यक्ति के द्वारा उस तृतीय व्यक्ति को जो देय राशि है उसमें से नोटिस में वर्णित राशि सरकार को जमा कराने के लिए निर्देशित कर सकता है। यानी यहां पर क्या है कि तृतीय व्यक्ति को दोषी व्यक्ति से कोई पेमेंट मिलता है। यहां पर यह प्रश्न है कि उस दोषी व्यक्ति के द्वारा उस तृतीय व्यक्ति को कोई देय राशि जो है वो कोई है, तो उसमें से नोटिस में वर्णित राशि सरकार को जमा कराने के लिए निर्देश कर सकता है। उपयुक्त फर्स्ट में वर्णित राशि तृतीय पक्ष द्वारा सरकार में जमा कराने पर उसे उपयुक्त अधिकारी फॉर्म जीएसटी डीआरसी 14 में एक प्रमाण पत्र जारी करता है, जिसमें इस प्रकार भुगतान किए गए दायित्व का पूरा विवरण होगा। तो ये ऐसा कब होता है? एक्चुअल में ऐसा तब होता है जो कई बार क्या है कि जैसे मान लीजिए जो व्यक्ति जो है वो दोषी व्यक्ति होता है, उसके किसी दायित्वों का भुगतान किया जा रहा है उसके द्वारा किसी तृतीय व्यक्ति को जो मांग रहा होगा उसके पैसे। तो कायदा तो इसके अंदर ये होता है कि पहले उसको उसका टैक्स का भुगतान कर देना चाहिए था बकाया का, लेकिन उसने नहीं किया, तो वो सरकार को अधिकार है कि उस तृतीय व्यक्ति को भी कह सकता है कि तुम जमा कराओ ये पैसे। तो अब ये इसके अंतर्गत जो है वो पहले चूंकि सरकारी बकाया को उसको भुगतान करना वो लेने का अधिकारी हो सकता है, तो ये इसके अंतर्गत विशेष बात है कि ऐसे तृतीय व्यक्ति को ये जो है वो एक नोटिस जारी किया जाता है फॉर्म जीएसटी डीआरसी 13 में, और ये उसको सरकार के खाते में वो जमा करा देता है राशि। तीसरी ये बात तृतीय व्यक्ति के संबंध में है कि भाई उस दोषी व्यक्ति द्वारा तृतीय व्यक्ति को कोई राशि दी जा रही तो उसमें से वो थर्ड पर्सन से रिकवरी कर सकते हैं। चौथी बात इसके अंदर है ये किसी डिक्री आदि के निष्पादन के माध्यम से वसूली, यानी रिकवरी थ्रू एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री एटसेट्रा। तो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के द्वारा जो वसूली की जाती है उसके बारे में क्या रखना है। यदि कोई रकम किसी सिविल न्यायालय की डिक्री के निष्पादन में दोषी व्यक्ति को दे है, यदि कोई रकम किसी सिविल न्यायालय की डिक्री के निष्पादन में दोषी व्यक्ति को दे है या किसी बंधक या प्रभार के अनुसार संपत्ति के विक्रय से प्राप्त होने वाली है, तो उपयुक्त अधिकारी फॉर्म जीएसटी डीआरसी 15 में उक्त न्यायालय से यह अनुरोध करेगा और न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के प्रावधानों के तहत कुर्क की गई डिक्री का निष्पादन करेगा और वसूली योग्य जो राशि के निपटारे के लिए शुद्ध प्राप्त राशि को जमा करेगा। यह नियम 146 है। तो ये एक्चुअल में क्या हो गया कि मान लीजिए कोई ऐसी संपत्ति कुर्क की गई है और वो संपत्ति न्यायालय के संरक्षण में है,
यदि कोई रकम किसी सिविल न्यायालय की डिक्री के निष्पादन में दोषी व्यक्ति को दे है, यानी मतलब कहने का है कि वो जो डिफॉल्टर पर्सन है उसको किसी भी संपत्ति, चाहे वो खुद की है तो उसमें बची हुई रकम उसको देने की बात है, वो डिक्री की, जिसके संबंध में डिक्री जारी की गई है और उससे कोई वसूली की कार्रवाई चल रही है, तो शेष राशि जो भी राशि बचती है वो राशि है वो न्यायालय प्रक्रिया के अनुसार उस व्यक्ति को दी जानी होती है उस डिक्री की पूरा निष्पादन करने के बाद में। तब वो न्यायालय उसको ये कह सकता है कि भाई ये जो डिक्री के निष्पादन में जो राशि उसको दे हो रही है या अन्य कोई भी हो सकती है कि जो डिक्री यानी किसी भी संपत्ति से संबंधित डिक्री के निष्पादन के बाद में अगर कानूनन किसी सिविल कोड के अंतर्गत उस दोषी व्यक्ति को कोई भी पेमेंट मिल रहा हो, चाहे वो किसी उसकी खुद की संपत्ति के बारे में हो या किसी अन्य संपत्ति के ऊपर उसकी कोई रहन वगैरह कोई दूसरे का रखा हुआ और उसकी डिक्री हो रही हो और उस संपत्ति में से भी शेष बच सकता है, तो किसी भी रूप में वो अगर उसको पेमेंट हो रहा होता है तो फिर ऐसी स्थिति में अगर उपयुक्त अधिकारी क्या करेगा कि वो DRC 15 के अंतर्गत न्यायालय को ये मतलब अनुरोध करेगा कि वो न्यायालय जो है वो इन सभी प्रावधानों को पालन करने के बाद में उसकी जो भी राशि उसको दी जा रही है उसमें से जो है वो निपटारे के बाद में बाकी जो राशि है वो उसको पेमेंट करे, यानी उसकी जो देय राशि है उसके लिए वो जमा कराए। तो ये उस डिक्री वाली संपत्ति के बारे में हुई जिसके बारे में डिक्री जारी की गई है। तो इसके बाद में जो है वो चल एवं अचल संपत्तियों के विक्रय से वसूली के बारे में है। तो ये नियम 146 के अंतर्गत हो गया। ठीक है, इसके बाद में आता है चल एवं अचल संपत्तियों के विक्रय से वसूली। तो ये जो अपना रूल है इस रूल को अपन क्या कहेंगे, ये रूल कौन सा हो गया 147 रूल है। अपन ने देखा था कि सबसे पहला जो पॉइंट था वो अपना था सेकंड पॉइंट जो था रिकवरी बाय सेल ऑफ गुड्स था। तो यही लगभग वही बात इस पॉइंट के अंतर्गत आती है, क्योंकि इसके अंतर्गत रिकवरी जो है बाय सेल ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में है। वो चूंकि किसी बिजनेसमैन के द्वारा जिसमें वो व्यवहार करता है उसके उस गुड्स के बारे में था, और ये बाकी मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में है। और इसमें लगभग बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि उसी नीलामी प्रक्रिया से संबंधित बातें हैं, वही इसके अंतर्गत काफ़ी हैं। फिर भी अपन देखते हैं इसको। ऐसे दोषी व्यक्ति और उसके नियंत्रण की सभी चल और अचल संपत्तियों की कुर्की कर सकता है उचित अधिकारी, और कुर्की के 30 दिन के भीतर यदि वह व्यक्ति कुर्की संबंधी प्रशासनिक व्यय सहित देय राशि का भुगतान नहीं करता है तो ऐसी कुर्क की गई संपत्ति को उपयुक्त अधिकारी बेच सकता है, और बिक्री राशि उस व्यक्ति द्वारा देय राशि से अधिक होने पर आधिक्य को उस व्यक्ति को सौंप देता है। ये नियम 147 है। तो ये नियम 147 के अंतर्गत ये बता दिया गया है कि भाई वो जो है वो जब वो कुर्की कोई संपत्ति को कुर्क करने का अधिकार होता है उस उपयुक्त अधिकारी को, क्योंकि उसने पेमेंट नहीं किया, वो डिफॉल्टर हो गया, तो वो उसकी किसी भी चल या अचल संपत्ति को कुर्क करता है। तो ऐसी कुर्की के 30 दिन के भीतर में अगर वो पैसा नहीं जमा कराता है, पहले तो कुर्की कर ली तो 30 दिन का उसको समय दिया जाएगा कि 30 दिन में पेमेंट कर देता है तो वेल एंड गुड, और यदि पेमेंट नहीं करता है तो फिर वो अधिकारी उस कुर्की की संपत्ति को बेचने की कार्रवाई करेगा। बेचने से प्राप्त राशि के बाद में उसको देय रकम वसूल कर लेगा और बाकी राशि उसको लौटा देगा। अब ये नियम 147 के अंतर्गत की जो विभिन्न प्रावधान हैं कि भाई कुर्की संबंधी क्या क्या प्रावधान होते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी के, वो वही है लगभग। लेकिन इसमें देखिए सबसे पहले कुर्की के लिए वो नीलामी की सूचना देगा। नीलामी की सूचना जो है वो सबसे पहली जो बात है वो यहाँ पर ये है कि उपयुक्त अधिकारी ऐसी संपत्ति की पहले सूची बनाएगा
और उसके बाजार मूल्य का अनुमान लगाएगा और कुर्की के आदेश जारी करेगा और इसकी सूचना जीएसटी डीआरसी 16 में जारी करेगा। तो ये प्रक्रिया का पहला पॉइंट हुआ। क्या हुआ? पहला पॉइंट ये हुआ कि वो उसकी जो है वो पहले वही बात है, उसी भी माल वाली सी बात है कि उसकी सूची बनाता है और फिर उसके बाद में उसका बाजार मूल्य का अनुमान लगाता है और फिर वो कुर्की का आदेश जारी करता है और इसकी सूचना जो है वो जीएसटी डीआरसी 16 में जारी करता है। दूसरा पॉइंट क्या है? उपयुक्त अधिकारी कुर्की आदेश की एक प्रति जो है वो राजस्व परिवहन अधिकारी या अन्य प्राधिकारी को उस संपत्ति पर ऋण प्रभार के लिए प्रेषित करेगा। तो अब किसी संपत्ति के ऊपर कुर्की की सूचना तो जारी कर दी कि भाई ये संपत्ति है वो इसको कुर्क की जाएगी और ये इस प्रकार का आदेश जारी करने वाला है, वो कहता है कि इस संपत्ति से संबंध में कोई अधिकार किसी का नहीं होगा। तो जब वो कुर्की का आदेश जारी कर देगा तो इसकी एक प्रति वो राजस्व अधिकारी को भेजेगा। राजस्व अधिकारी को किस लिए भेजेगा? कि मान लीजिए कल को जिस एरिया में वो संपत्ति स्थित है कि वो किसी को और किसी को बेच डाले, बेचेगा तो न्यायालय में जाएगा, न्यायालय में जाएगा या कहीं भी जाएगा तो उससे संबंधित जो अधिकारी है वो, जैसे मान लीजिए स्टाम्प ड्यूटी उसकी लगती है तो राजस्व अधिकारी जो होता है कलेक्टर होता है मान लीजिए, तो फिर उसको पहले ही सूचना दे देता है तो वो उस संपत्ति के बारे में जो है वो उसकी वसूली करेगा उसकी, तो वो बेच नहीं पाएगा, उसको बेचने रोक देगा। तो ये यहाँ पर मतलब ये है कि वो संपत्ति कुर्क करनी है तो एक तरह से वो संपत्ति उपयुक्त अधिकारी के नियंत्रण में है क्योंकि उसको कुर्क कर दिया, लेकिन इसकी सूचना जब तक राजस्व अधिकारी को नहीं होगी तब तक जो है वो उसकी वसूली वाली कार्रवाई नहीं होगी। तो वो जिससे संबंधित है, जहां से उस संपत्ति का संबंध जुड़ा हुआ है, जिसमें वो व्यक्ति बेच सकता है उस संपत्ति को, तो वो बेचने के लिए कानून किसी को भी ट्रांसफर करेगा तो उस अधिकारी के पास जाना पड़ेगा और अधिकारी के पास पहले से वो सूचना गई भी होती है तो उसको ट्रांसफर नहीं करेगा, ये इसका मतलब होता है। तो वो इसकी सूचना दे दी उसने। अब कुर्की की संपत्ति, यदि इसमें दो बातें हैं कि यदि वो कुर्की की संपत्ति अचल संपत्ति होती है तो कुर्की आदेश है वो उस संपत्ति के ऊपर चिपका दिया जाएगा कि भाई ये संपत्ति कुर्की की है और किसी का इस पर अधिकार नहीं है, जो कि उस संपत्ति की बिक्री तक जो है वो चिपका रहेगा जब तक वो बेच नहीं दी जाएगी, नीलाम नहीं हो जाएगी। और यदि ऐसी संपत्ति चल संपत्ति होती है तो उपयुक्त अधिकारी की अभिरक्षण में रहती है। तो निश्चित ही बात है भाई, चल संपत्ति है तो ऊपर चिपका दिया जाता है और अगर वो अचल संपत्ति है तो और चल संपत्ति है तो उसके अभिरक्षण में रहेगी। अब ये जो कुर्क की गई ऋण प्रभार के रूप में की गई संपत्ति जो है उसकी नीलामी के माध्यम से ही उसका विक्रय किया जाएगा और जिसमें ई नीलामी भी शामिल होती है और जिसके लिए वही बात है जीएसटी डीआरसी 17 के अंदर जो है वो सूचना जारी की जाएगी जिसमें बिक्री की जाने वाली संपत्ति का पूरा ब्यौरा होगा, संपूर्ण विवरण होगा। यानी अब पहले तो उसका कुर्की का आदेश जारी किया था, अब उसका नीलामी का आदेश जारी हो गया और नीलामी का आदेश जो जारी किया गया होता है वो डीआरसी 17 में ये सूचना जो है नीलामी की सूचना जारी कर दी जाती है और उस सूचना में पूरा ब्यौरा होता है। यदि विक्रय की जाने वाली संपत्ति विनिमय प्रलेख या निगम के अंश के रूप में है तो कई बार क्या होता है कि वो संपत्ति वैसे नहीं होती, हम उसको देख सकें, जैसे वो आजकल मान लीजिए शेयर्स हैं किसी कंपनी के तो वो भी किस फॉर्म में होते हैं, वो डीमेट फॉर्म में होता है। तो अगर कोई विनिमय प्रलेख के रूप में है या किसी कंपनी किसी संपत्ति के विनिमय प्रलेख के रूप में है या किसी उसके अंदर उसके अंश के रूप में होते हैं तो फिर उपयुक्त अधिकारी नीलामी की बजाय उसको दलाल के माध्यम से भी ऐसा प्रलेख या अंश बेच सकता है। ये देखिए, ये इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में या जो है वो किसी कंपनी के शेयर्स के बारे में है तो दलाल के मार्फत जो भी बेच सकता है, कोई जरूरी नहीं उसकी नीलामी की जाए। उपयुक्त अधिकारी बोली में भाग लेने वाले के लिए जो है वो बोली राशि, वो तो वही बात आ गई ना, जमा कराने के लिए कह सकता है और बोली में असफल रहने पर वापस लौटा दी जाती है और बोली में सफल रहने वाले को शेष राशि जमा कराने के लिए कहा जाता है और शेष राशि जमा न कराने पर बोली राशि को जब्त कर लिया जाता है। तो ये वही प्रावधान हुआ। नीलामी की तिथि नीलामी की सूचना के 15 दिन के बाद, वो भी वह बात है कि भी जो नीलाम कब किया जाएगा, नीलामी की जो सूचना दी गई उसके 15 दिन बाद की कोई तिथि होगी
लेकिन वही बात है कि यदि कोई माल नष्ट होने वाला प्रकृति का है या उसको बचाने के लिए खर्चा ज़्यादा करना पड़ सकता है, तो उपयुक्त अधिकारी 15 दिन से पहले भी नीलामी की कार्रवाई मतलब नीलाम कर सकता है, बेच सकता है। एक बात यह है कि यदि इसी कुर्की की संपत्ति के बारे में उसका कोई दावा हो सकता है या उसकी कोई आपत्ति हो सकती है, किसकी, उस दोषी व्यक्ति की, तो वो कुर्कियर या और किसी की भी कोई दावा करने बैठ सकता है। तो ऐसी संपत्ति की कुर्की इन प्रभार के लिए दायी नहीं है। वो संपत्ति के बारे में, जिस संपत्ति को कुर्क किया गया है वो कुर्की के योग्य नहीं है या उस पर कुर्की नहीं की जा सकती, तो उपयुक्त अधिकारी है ऐसे दावे की जांच पड़ताल करके नीलामी को स्थगित कर सकता है। जांच पड़ताल तक उस नीलामी को स्थगित कर सकता है कि भाई हाँ ठीक है, एक बार रोक देते हैं, उसकी जांच पड़ताल करते हैं। ऐसा दावा करने वाला व्यक्ति इस बारे में प्रमाण देगा कि वह संपत्ति कुर्की आदेश की तारीख को उसके कब्जे में थी या उसमें उसका हित था। ठीक है, तो इस प्रकार का दावा करने वाला व्यक्ति जो है वो दावा करता है तो उसका प्रमाण देगा कि भाई आप उस संपत्ति को कुर्क नहीं कर सकते, वो तो मेरी है या उसमें तो मेरा हित है। ये सब जांच पड़ताल से उपयुक्त अधिकारी संतुष्ट हो जाता है कि ये जो उपयुक्त एक्ट के अंदर जो संपत्ति कुर्क की गई है और जिसके बारे में जांच पड़ताल की जाने वाली थी, जिसमें आपत्ति की गई है, वो कुर्की योग्य नहीं है, तो वो अधिकारी उस सीमा तक उसे कुर्की से मुक्त कर सकता है। भाई जितना उसका हित है उस संपत्ति में उतने हित का उसकी कुर्की नहीं करेगा, लेकिन बाकी कर सकता है। यदि उपयुक्त अधिकारी जांच पड़ताल से संतुष्ट हो जाए कि भी नहीं, उसका कोई अधिकार नहीं है या उसका कोई हित उससे सिद्ध नहीं होता है, तो उसकी इस दावे को वो खारिज करके नीलामी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। ये नीलामी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। उपयुक्त अधिकारी सफल बोली लगाने वाले के जो फॉर्म जीएसटी डीआरसी जो है वो कितना 11 था कि जिसमें नोटिस जारी करता है उसको, सफल बोली लगाने वाले को नोटिस जारी कर, नोटिस की तिथि के 15 दिन के भीतर शेष राशि जमा कराने के लिए कहता है। शेष भुगतान प्राप्त होने पर जीएसटी डीआरसी 12 में उस व्यक्ति को एक प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है जिसमें संपत्ति की और उसकी नीलामी का समस्त ब्यौरा उसके अंदर होता है और संपत्ति का टाइटल जो है वो ने बोली लगाने वाले को हस्तांतरण का उल्लेख होता है। इस प्रकार हस्तांतरित संपत्ति के बारे में कोई भी स्टाम्प, शुल्क, कर, फीस आदि का भुगतान हस्तांतरित व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा। ये देखिए, ये जो है ये नीलामी की प्रक्रिया के बारे में ये बातें सारी हैं वो होती हैं, आमतौर पर हर नीलामी की प्रक्रिया के बारे में होती हैं। अगर कोई संपत्ति नीलाम की जाती है तो संपत्ति के ऐसी नीलाम जिस व्यक्ति को हस्तांतरित होगी तो उस पर स्टाम्प ड्यूटी वगैरह भी लगेंगी, तो वो स्टाम्प ड्यूटी वास्तव में हस्तांतरित के द्वारा भुगतान की जाती है, न कि वो जो व्यक्ति है, जिस दोषी व्यक्ति है, उसकी संपत्ति उसमें से काटा जाए। ऐसा नहीं होता कि ऐसी स्थिति में ये जो पेमेंट होता है खर्चों का वो हस्तांतरित व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। और ये अपने ऊपर बात आएगी कि जीएसटी डीआरसी में उस व्यक्ति को एक प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा जिसमें संपत्ति और नीलामी का समस्त ब्यौरा दिया जाएगा। तो ये हस्तांतरित व्यक्ति को जारी किया जाता है, इसमें टाइटल ट्रांसफर वगैरह की सारी चीज़ें उसके अंदर उल्लेखित होती हैं। यदि उपयुक्त जो अपने 4th के अंदर जो है जारी नीलामी की सूचना से पहले ही, ये वही बात आ गई जो ऊपर अभी अपने देखा था कि वो नीलामी की सूचना उसको जारी की जाती है, तो वो नीलामी की सूचना जो दी जाती है, नीलामी के संबंध में सूचना या संपत्ति पर चिपकाई जाती है, ये सूचना देने से पहले ही अगर व्यक्ति उसके विभाग में दिमाग ठीक हो जाता है और वो जाकर के जमा करा देता है सारे व्यय सहित, जो उस डेट से पहले तक के जो खर्चे हुए हुए होते हैं उन खर्चों सहित उसका भुगतान कर देता है, तो फिर नीलामी की प्रक्रिया को निरस्त कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है और वो संपत्ति को मुक्त कर दिया जाता है। उसको तो मतलब टैक्स से होता है ना, उस अधिकारी को तो उपयुक्त अधिकारी को तो जमा करा दिया, उस नीलामी की प्रक्रिया शुरू होने के बाद में वो नहीं कर सकता। अभी तो नीलामी सूचना दे दी तो पब्लिक हो गई सूचना, उसके बाद में उसको जमा कराने के बाद नहीं है, लेकिन नीलामी की प्रक्रिया उसकी सूचना देने से पहले अगर वो जमा करा देता है तो उसकी नीलामी की प्रक्रिया को रोक दिया जाता है और संपत्ति को मुक्त कर दिया जाता है। अपर्याप्त बोली लगाने वाले होने पर ये वही बात आ गई लास्ट में कि अगर अपर्याप्त बोली लगाने वाले हैं, बहुत कम बोली लगा दी गई है, तो वो प्रतिस्पर्धी बोली नहीं हुई तो उपयुक्त अधिकारी इस प्रकार की बोली को निरस्त कर देगा और नए सिरे से बोली की कार्रवाई प्रारंभ करेगा।
तो ये जो है वो इस तरीके से ये जो प्रावधान है बोली के संबंध में, प्रक्रिया के संबंध में बताए गए हैं। और ऐसी नीलाम द्वारा विक्रय के संबंध में ये नियम 148 से 154 तक के भी कुछ प्रावधान हैं। ये प्रावधान भी अपने को थोड़े से देख लेने हैं कि ये किस तरीके के प्रावधान है। जैसे इसमें सरकार द्वारा अधिसूचित अवकाश के दिन बोली नहीं लग सकेगी, ये नियम 148 कहता है। ठीक है, सीधी बात, छुट्टी के दिन नहीं होगा ये काम। उपयुक्त अधिकारी उस क्षेत्र अधिकारी पुलिस अधिकारी से आवश्यक होने पर वो सहायता मांग सकता है, ये 49 के अंतर्गत है। भाई ये तो होता है कई बार कहीं वो लड़ाई दंगा हो जाए और हो जाए तो वो उस जो संबंधित एसएसओ होता है या जो थानेदार होता है उससे संपर्क करके, एसपी से संपर्क करके पुलिस की मदद ले सकता है। यदि दोषी व्यक्ति का कोई देनदार या कोई लेनदार है, यानी ऐसा कोई व्यक्ति है जो उसका डेटर है, तो डेटर उसको पेमेंट करेगा। किसको पेमेंट करेगा? डेटर, उस दोषी व्यक्ति को। और या लेनदार है तो इस प्रकार के व्यक्ति से वो लेनदार जो है वो व्यक्ति पैसे लेगा। या दोषी व्यक्ति की ओर से उसके पास कोई अंश या प्रतिभूति है जो, तो जब तक उन पर कोई रहन नहीं हो उपयुक्त अधिकारी जीएसटी डीआरसी 16 में आदेश जारी करके ऐसे देनदार द्वारा दोषी व्यक्ति को भुगतान करने या लेनदार द्वारा दोषी व्यक्ति से भुगतान लेने या अंश को हस्तांतरित करने या लाभांश लेने पर प्रतिबंध लगा सकता है। तो ये जो बात है वो उसके अंतर्गत अपने को क्या ध्यान रखना है कि मतलब जैसे इसने कहा कि अंश और प्रतिभूति उस दोषी व्यक्ति की ओर से किसी अन्य व्यक्ति के पास में कोई अंश या प्रतिभूति रखे हुए हैं, तो ऐसी अंश प्रतिभूति को भी नहीं बेचा जा सकेगा। और देनदार जो है वो उसको जो पेमेंट कर रहा है उस पेमेंट को रोक सकता है, लेनदार पेमेंट ले रहा है उसको भी रोक सकता है। ये आदेश सभी संबंधित व्यक्तियों को जारी किया जाएगा, यानी देनदार तो देनदार को, लेनदार है तो लेनदार को जारी किया जाएगा, अन्य व्यक्ति है तो अन्य व्यक्ति को। और संबंधित का यहाँ अभिप्राय यह है कि उस एरिया के जितने भी जो अधिकारी हैं संबंधित उनको भी जारी कर दिया जाएगा, तो उनको ये आदेश जारी होगा। न्यायालय की अभिरक्षा में ये नियम 151 था। न्यायालय की अभिरक्षा या लोक अधिकारी की अभिरक्षा में रखी गई ऐसी कुर्क की जाने वाली संपत्ति के बारे में न्यायालय लोक अधिकारी को सूचना देकर ऐसी संपत्ति और उस पर आय को प्रतिबंधित करने के लिए कहा जाएगा। यानी यदि न्यायालय की अभिरक्षा या लोक अधिकारी की अभिरक्षा में रखी गई कोई ऐसी कुर्क की जाने वाली संपत्ति है, तो ये तो वही बात है कि अगर उसकी कोई संपत्ति न्यायालय की अभिरक्षा में है या कुर्क की जानी है, तो ऐसी संपत्ति के बारे में भी ये सूचना, वो भी सूचना दी जाएगी न्यायालय को कि भाई हम भी इसके मांगते हैं और उसके ऊपर कोई उसकी न्यायालय में कोई आय होने वाली हो और उसकी कोई आय होती है तो उस आय को उसको पेमेंट नहीं करने के लिए कहेगा कि भी उस दोषी व्यक्ति को पेमेंट नहीं किया जाए उस आय का। और अगर कुर्की की बात है तो उसके अंदर भी कोई अगर इस तरीके की कार्रवाई की जा रही होती है तो उसको भी ये प्रतिबंधित कर दिया जाता है। यहाँ प्रतिबंधित करने का मतलब ये है कि भाई उसका कोई भी पेमेंट होता है वो पहले हमारे को पूछे बिना नहीं दिया जाए। तो ये 152 के अंतर्गत है। ये इस तरीके की कोई संपत्ति हो सकती है, किसी भी विवाद के अंतर्गत न्यायालय उसका संरक्षक होता है। तो फिर ऐसी संपत्ति से कोई आय होगी तो वो कहता है कि भी आय उसको नहीं देनी है, प्रतिबंध। साझेदारी में हित की कुर्की होती है। ये भी है कि मान लीजिए कोई वो दोषी व्यक्ति किसी फर्म में, साझेदारी फर्म में है, वो पार्टनर के रूप में है, तो उस फर्म में उस साझेदारी व्यक्ति यानी जो दोषी व्यक्ति है, डिफॉल्टर है, उसका हित है, कोई इंटरेस्ट है, तो उस हित के तक की जो पेमेंट है उसके ऊपर जो हक है उसका, उस साझेदार पार्टनर का, तो उस हक तक जो है वो उपयुक्त अधिकारी है वो उस हक तक के लिए और उससे संबंधित जो संपत्ति है उसकी कुर्की कर सकता है, उसको कुर्क कर सकता है और फिर अगर उसका पेमेंट हो जाता है तो उस कुर्की को छोड़ सकता है। तो ये यहाँ पर क्या है, ये साझेदारी जो फर्म है किसी में हित जो उसका जुड़ा हुआ है तो उस हित की कुर्की की जा सकती है। इस हित की कुर्की वो उपयुक्त अधिकारी नियमानुसार कर सकेगा। चल और अचल संपत्ति की नीलामी से प्राप्त राशि में से
सर्वप्रथम अब यहाँ पर यह बताया कि ऊपर जो चल अचल संपत्ति की जो नीलामी की प्रक्रिया बताई गई है, उसके अंतर्गत जो पैसे का भुगतान है, जो निपटारा है, उसका क्रम बताया गया है कि सबसे पहले तो प्रशासनिक व्यय हैं, उनका भुगतान होगा, फिर वसूली व्ययों का भुगतान होगा, फिर जीएसटी कानून के अंतर्गत जो देय राशियां हैं, जैसे ब्याज है, अर्थदंड है, जुर्माना या जो कर की राशि है वो होगा, और उसके बाद में यदि कोई राशि बचती है तो वो उसे उस दोषी व्यक्ति को वापस लौटा दिया जाएगा, उसको भुगतान उसको कर दिया जाएगा। ये नियम 54 के अंतर्गत है। तो ये क्रम भी अपने को ध्यान में रखना होता है, क्योंकि जब नीलामी की प्रक्रिया की जाती है तो फिर वो एक नियम होता है कि भाई पहले ये वे करो, फिर उनका भुगतान करो, फिर क्योंकि वो ऐसा अधिकारी जो होता है इस नीलामी प्रक्रिया जिसको कहते हैं, तो वो पहले सबसे पहले तो वो अपने वे काटेगा, उसके बाद में भुगतान करेगा। न्यायालय के माध्यम से वसूली है, वो उपयुक्त अधिकारी उचित न्यायिक अधिकारी को जीएसटी डीआरसी 19 में यह आवेदन कर सकता है कि उस व्यक्ति से दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार अर्थदंड मानते हुए वसूली की कार्रवाई करे। ये यहाँ पर सीधे सीधे न्यायालय में एप्लीकेशन लगानी है कि भाई आप यह कर के रूप में इस व्यक्ति से पैसा मांग रहे हैं, ये पैसा जो लेने के लिए उससे न्यायालय ये कहे कि आपके ऊपर ये पेनल्टी या अर्थदंड लगाया जाता है दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत, और आप इस अर्थदंड का भुगतान कीजिए। यानी जो बकाया पैसा है वो अर्थदंड की तरह उसको करते हुए, और सिविल जो न्यायिक जो उचित न्यायिक अधिकारी है वो इस सिविल प्रक्रिया जो दंड प्रक्रिया संहिता जो है, जिसको अपन क्या कहते हैं, सीआरपीसी कहते हैं क्या, उस दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उसको अर्थदंड मानते हुए वसूली की कार्रवाई करें। तो ये न्यायालय से एक तरह से न्यायालय में एप्लीकेशन लगाई जाती है कि भाई आप इस एक्ट के अंतर्गत इसको अर्थदंड के अंदर लेकर के इसकी वसूली करवाई जाए। भाई उसमें ये होता है अर्थदंड नहीं तो फिर उसको जेल होती है, सजा होती है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरह से आपराधिक जो कृत्य के रूप में उसको लिया जाता है कि भाई आप उस पर आपका ये अर्थदंड लगाया जाता है, ये पेमेंट नहीं करोगे तो आपको सजा भुगतनी पड़ेगी। इसके बाद में वसूली करने के लिए जो है वो श्योरिटी या प्रतिभूति से भी वसूली की जा सकती है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने जो है वो उसके किसी पेमेंट के बारे में कोई प्रतिभूति दी है, यानी कोई श्योरिटी दी है, कोई जमानत दी है, तो जमानत वाले जो जिस व्यक्ति ने जमानत दी है किसी बारे में, तो उस अगर मान लीजिए ये नहीं पेमेंट कर रहा है, तो जो जमानत जिसने दी है उस व्यक्ति से ये कार्रवाई की जाती है वसूल करने के लिए, और उससे जो वसूली की जाएगी उस व्यक्ति से वो ऐसा ही माना जाएगा जैसे कि किसी दोषी व्यक्ति से ही वसूली की गई है, क्योंकि फिर वो दोषी व्यक्ति की जगह वो ले लेता है तो पेमेंट उससे लिया जाएगा। और ये किसी भी पेमेंट के बारे में हो सकता है, किसी भी प्रकार के जो पेमेंट उस व्यक्ति को किया जा रहा है, ये कोई जरूरी नहीं टैक्स का, किसी भी पेमेंट के बारे में अगर वो कोई बीच में जमानती आ गया, मान लीजिए वो दोषी व्यक्ति किसी एक्स वाई व्यक्ति से उधार ले रहा है और उसने उधार लिया और उधार के अंदर उसके भुगतान करने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति ने दे दी, किसी व्यक्ति ने जमानत के ऊपर उसको उधार दिया। अब ऐसी स्थिति में उस जमानत वाले ने जो उधार दिया है तो उस जमानत देने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और उससे राशि वसूल की जा सकती है। यदि किसी व्यक्ति ने दोषी करदाता की बकाया के लिए कोई जमानत दी है तो फिर वो सारी कार्रवाई वैसे ही की जाएगी जैसे कि दोषी व्यक्ति के खिलाफ की जाती है। ये इसके बारे में प्रतिभूति यानी जमानत की स्थिति में उससे वसूली की कार्रवाई होती है। तो ये कुल मिलाकर के जो हैं ये सारे नियम 157 तक जो हैं वो नियम इसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें जो वसूली संबंधी कार्रवाई है वो की जाती है। तो कुल मिलाकर के जैसे बताया गया कि भी 8 तरीके होते हैं जो कि वसूली करने के लिए जो होते हैं, उस दोषी व्यक्ति से वसूली करने के लिए 8 प्रकार के तरीके हो सकते हैं और इस प्रकार से उसके वास्तव में बहुत से ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। ये बीच में अपन ने जो कुछ बताए हैं ये नीलामी की प्रक्रिया से संबंधित हैं। प्रिय छात्रों, मैं आपको एक बात फिर बता देता हूं कि यदि मान लीजिए आप नीलामी की प्रक्रिया के बारे में ज़्यादा आप नहीं लिख पाते हैं तो कम से कम इन 8 बिंदुओं को आप ज़रूर ही अपना जो है वो उसमें अच्छी तरह से इनको ध्यान में करें, क्योंकि नीलामी की प्रक्रिया एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है और वो ऑलमोस्ट सेम होती है सबके बारे में, लेकिन हमें वो 8 तरीके ज़रूर पता होना चाहिए जिनके द्वारा जो है वो जिनको इख्तियार करके वो
कोई भी उपयुक्त अधिकारी जो है उस दोषी व्यक्ति, डिफॉल्टर व्यक्ति से अपनी जो राशियां हैं उनको वसूल कर सकता है, वो उसके अधिकार में है। वो ये 8 बिंदुओं को अपने को जरूर ही स्पष्ट कर देना चाहिए। बाकी तो अगर नॉलेज के लिए अपन इस पूरी प्रक्रिया का अध्ययन करें तो अच्छी बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।